हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे की नोटिफिकेशन के बारे में। इस नोटिफिकेशन में है अप्रेंटिस के लिए एप्लीकेशन की मांग की गई है। तो ये जो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन टोटल 6 पेज का है। तो 6 पेज में 3 पेज हिंदी वर्जन में है और 3 पेज आपका इंग्लिश वर्जन है। लेकिन सेम नोटिफिकेशन है इंग्लिश वर्जन का भी और हिंदी वर्जन का। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, या तो जिसको हिंदी प्रॉपर समझ में नहीं आता वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। इसलिए रेलवे ने दोनों नोटिफिकेशन निकाला है, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायमंडल में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत ट्रेड अप्रेंटिस की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। वे उम्मीदवार जो रिक्त विवरण में रुचि रखते हैं और सभी पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं, वे अधिसूचना को पढ़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। सो गाइस, ये है आपका पूरा नोटिफिकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टोटल 6 पेज का है। तो 3 पेज हिंदी में है और 3 पेज इंग्लिश में है। ठीक है। मेरा 5वां पेज और ये 6ठा पेज। ठीक है। तो चलिए ऊपर चलते हैं। अब मैं आपको ऊपर से एक एक करके बताऊंगा को क्या किस किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास योग्यता होनी चाहिए। ये रहा। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत आपसे आवेदन मांगा गया है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आप स्टार्टिंग होगा उसका 2 तारीख से स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा, यानी कि 2/11/2020 से शुरू होके 1/12/2020 को ये समाप्त होगा। ठीक है। आप आवेदन कहाँ करेंगे? आवेदन जो आप करेंगे वो है, यहाँ पे आप वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है https://apprenticeshipindia.org। आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आप किन किन पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका नीचे पूरा चार्ट दिया गया है। ट्रेड वेल्डर, टर्नर, फिटर इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, और हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर, कोपा, मशीनिस्ट, मैकेनिकल, डीजल। ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी दिया गया है, किस कास्ट के लिए, किस जाति के लिए कितना सीट रखा गया है, कितना रिजर्व में है, कितना अनरिजर्व में है, कितना दिव्यांगों के लिए है। ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक के जो मतलब जो रिटायर हो चुके हैं, जो जंग में किसी कारणवश जो भी है, जो भूतपूर्व सैनिक थे जो देश की सुरक्षा में सेवा दे चुके हैं, उनके लिए भी रिजर्व सीट रखा गया है। ठीक है। तो सारा चीज़ इस चार्ट में है। आपको ये चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़िए। और गाइस, यहाँ पे नीचे टोटल 12 है, जैसे कि मैकेनिकल, ऑटो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, मैकेनिकल, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर भी है। तो ये था आपका जितना भी पोस्ट है। लेकिन ये कहाँ के लिए है? रायमंडल के लिए। ठीक है। रायपुर, सॉरी गाइस, रायमंडल बोल रहा हूँ, यह रायपुर मंडल की है। और उसके बाद है और एक जगह के लिए है, वहाँ के लिए, तो उसके वो नीचे में है वो चार्ट, वेगन रिपेयर शॉप के लिए। ठीक है। ये भी रायपुर में ही है। यहाँ पर भी सेम उसी तरह से आप ट्रेड, फिटर और भी। तो ऊपर का जो चार्ट आपने देखा वो रायपुर मंडल का था, और नीचे का जो है ये वेगनर रिपेयर शॉप, ये भी रायपुर का ही है, लेकिन ये वेगन रिपेयर शॉप का है। ठीक है। तो इसमें भी देख सकते हैं कि आप ट्रेड, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, टर्नर और स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी। सो गाइस, ये था टोटल आपका सीट। दो आप इसको अप्लाई करने से पहले अच्छी तरह से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। सो गाइस, अब मुझे लगता है आपको इतना तक अच्छी से समझ में आ गया होगा। बाकी पूरा डिटेल और आपको अगर जानना है तो आप नोटिफिकेशन को एक बार जरूर चेक कीजिएगा अप्लाई करने से पहले, मैं तो यही कहना चाहूँगा। सो गाइस, चलते हैं आगे की ओर और देखते हैं उसमें और क्या क्या क्राइटेरिया इन्होंने रखा है और क्या क्या होना चाहिए आपके पास। तो सबसे पहले दिया गया है शैक्षणिक योग्यता में, मतलब आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए और तकनीकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपके पास +2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं मैट्रिक या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। यह था पहला।
अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं आपके पास उससे उस फील्ड का आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए ITI का और मान्यता प्राप्त कॉलेज का, ठीक है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था ट्रेड उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा जो है यहाँ पे देख सकते हैं आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए। अभ्यर्थी की जो आयु सीमा है 1/7/2020 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप समझ लीजिए, 1/7/2020 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं बाकी उम्मीदवारों को मतलब कि OBC जिसको हम कहते हैं उनको 3 साल और दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिकों के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट होगी। जो नीचे आप देख सकते हैं इसका भी चार्ट दिया गया है, किन किन चीज़ों में किन किन क्या एज होनी चाहिए। अनारक्षित के लिए अभ्यर्थी की जन्म तिथि, ठीक है, इन दोनों तिथि के मध्य होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के लिए कौन सी तिथि और कौन सी तिथि के बीच उसकी जन्म होनी चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए किस डेट पे उसका किस डेट से किस डेट के बीच जन्म होना चाहिए, वो सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है। और इस चार्ट के नीचे आप देख सकते हैं स्टार मार्क में क्या गया, उम्र में छूट हाल ही में जाति प्रमाण पत्र हाल के जाति प्रमाण पत्र संकलन करने पर ही दिया जाएगा। मतलब जो आपके पास लेटेस्ट होगा, मतलब लेटेस्ट कहने से मतलब है जो या तो इसी साल का हो सकता है या तो 1-2 महीना के पहले का जो है जाति प्रमाण पत्र, अगर आप वही देंगे तभी वो चीज़ आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। यानी कि एज लिमिट में जो छूट दिया जा रहा है वो तभी जाके आपको मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब बाकी तो यहाँ पर है आपको चिकित्सा परीक्षण, इसको आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे होगा, चयन कैसे करना है वो तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हम ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो वीडियो कम से कम ये आधा घंटा हो आधा घंटा का बनेगा। भले ये 3 पेज का है लेकिन डिटेल को डिस्कस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए। तो यहाँ पे एक और चीज़ हमारा छूट रहा था जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना कि अप्रेंटिस कितना साल का होगा। तो अप्रेंटिस की परीक्षा की अवधि जो है और साथ ही साथ आपको उसमें मिलने वाला छात्रवृत्ति जिसको स्टाइपेंड बोला जाता है, ना कि सैलरी बोला जाता है। तो चयनित अभ्यर्थी की जो होगी ये आपका 1 साल का होगा और 1 साल का अप्रेंटिस आपका होगा, ठीक है। और अप्रेंटिसशिप और इसका जो आपको भुगतान जो होगा वो छत्तीसगढ़ राज्य के नियमानुसार परीक्षा के दौरान आपको छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के जो नियम तय किया है इसमें छात्रवृत्ति देने का, वो आपको उसी के आधार पर दिया जाएगा। तो इसमें कुछ लिखा नहीं है कि अमाउंट क्या है, तो इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं नीचे की ओर। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 10 नंबर में आप लिखा गया है कि आवेदन आपको कब से कब तक करना है। यानी कि 2 नवंबर 2020 से आपको 1 दिसंबर 2020 तक आवेदन आपका स्वीकार किया जाएगा। और आप इसमें फिजिकल एप्लीकेशन नहीं भेज सकते उनके कार्यालय में, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही कर सकते हैं, यहाँ उन्हें साफ लिखा है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा आप। और आपको कहाँ से करना है, अभ्यर्थी केवल apprenticeshipindia.org के वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें, ठीक है। आपको दूसरा जगह से नहीं करना है, जो उन्होंने दिया है वो उसी से आपको करना है। और ये तो था मैंने जो मुझे लगा कि आपके लिए ज़रूरी था वो चीज़ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। बाकी आपको अगर रोज़ भी कुछ जो है वो सारी चीज़ें जाननी है तो आपको उसके लिए नोटिफिकेशन पढ़ना होगा। लिंक का चिंता मत कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। और नीचे आपका दिया गया है इसका अगर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे दिया गया है आपको अगर किसी भी तरह की कोई समस्या होती है, कुछ सहायता चाहिए तो उनका दूरभाष संख्या दिया गया है, यानी कि टेलीफोन नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये रहा उनका कांटेक्ट नंबर, और अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है, सोमवार और शुक्रवार तक।
सो गाइस, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये था पूरा नोटिफिकेशन और नीचे तो इंग्लिश वर्जन है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।